हेलो स्टूडेंट, हमने अपने पिछले भी कई कक्षाओं में अपने मानचित्र से संबंधित अध्ययन किए हैं। आगे भी हमारे और कुछ मानचित्र से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं। इन्हें आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो आपको इनसे संबंधित कई प्रश्नों में आपकी हेल्प होगी, मदद मिलेगी। इनसे आपको कई मानचित्र सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये मालूम चलेगा हमें मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें इनसे समझना आसान हो जाएगा। तो हमारा जो अपना अगला हम इसमें मानचित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अगला मानचित्र है बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप कॉल सेंटर। तो बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप जो कॉल सेंटर है वो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर किन किन देशों में खुले हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा जहाँ पर कॉल सेंटर है। पहली चीज़ आप कहेंगे कि ये बाह्य स्त्रोतन क्या होता है। भाई, बाह्य स्त्रोतन का मतलब है कि एक तरह से हम बात करें, अब किसी देश, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश में वहाँ की दक्षता को सुधारने के लिए, वहाँ की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट लाने की, मतलब वहाँ के लोगों की, वहाँ की हर चीज़ से संबंधित जो क्वालिटी है, दक्षता है, उसको सुधारने के लिए, और वहाँ की लागतों को, मतलब जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को या उन लागतों को कम करने के लिए, उनको घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण, किसी भी बाहरी संस्था या कोई बाहरी कंपनी, ठीक है, या कोई बाहरी व्यक्ति को किसी प्रकार का काम सौंपना क्या कहलाता है, बाह्य स्त्रोतन। मतलब कि हमारे देश या हमारे क्षेत्र विशेष की दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को जो कार्य सौंपा जाता है, ठीक है, और ये कार्य अगर समुद्र पार कई दूर स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपतरण या ऑफशोरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप जो कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा जिन देशों में खुले हुए हैं वो कौन कौन से हैं, हमें इस मानचित्र में उन चीज़ों पर अध्ययन करना है। तो वो देश कौन कौन से हैं, जैसे ये आपकी जो जगह है ये है कोस्टा रिका, ठीक है, ये है पूर्वी यूरोप, यहाँ पर है आपका इज़राइल, ये है हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पर है चीन, ये है चीन, और यहाँ पर है ये फिलीपींस। तो हमें इन जगहों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर कहाँ खुले हुए हैं। भाई, कौन कौन से देश हैं ऐसे जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर खुले हुए हैं बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप, और वो जगह कहाँ कहाँ पर है। तो कोस्टा रिका कहाँ है, पूर्वी यूरोप, इज़राइल, भारत, चीन और फिलीपींस, ये जगह कहाँ कहाँ पर है, ये आपको इस मानचित्र में बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। अब हम इसमें अपना जो अगला मानचित्र है उस पर चलते हैं। अगले मानचित्र में हम देखेंगे कि हम एक भारत का मानचित्र देख रहे हैं। भारत के मानचित्र में पर्यटन आकर्षण में घरों में रुकने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। भाई, पर्यटन हम सभी को पता है, पर्यटन क्या होता है, टूरिस्ट क्या होता है, ठीक है, पर्यटन आकर्षण। अब पर्यटन आकर्षण के अंदर जब हम किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो वहाँ पर कई जगहों पर हमें रुकना पड़ता है, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष में अगर हम जहाँ भी कहीं जाएंगे तो वहाँ हमें स्टे तो करना ही होगा, वहाँ हमें रुकना होगा, और वहाँ रुक कर ही हम उस क्षेत्र विशेष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, वहाँ के आकर्षक दृश्य को देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है उसे गोवा में कहते हैं हेरिटेज होम।
गोवा में क्या कहते हैं, हेरिटेज होम। ये आपको एक छोटा सा जो राज्य दिखाई दे रहा है भारत के अंदर, ठीक है, ये छोटा सा राज्य है गोवा। और गोवा में पर्यटन आकर्षण के तो घरों में रुकने की व्यवस्था को हेरिटेज होम्स कहा जाता है। इसी प्रकार से ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है ये है कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक में जो घरों में रुकने की व्यवस्था है इसे मेडिकेरे और कुर्ग कहा जाता है। तो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से, कि गोवा में घरों में रुकने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, हेरिटेज होम्स, या मेडिकेरे और कुर्ग क्या होता है, ठीक है। कहाँ पर मेडिकेरे और कुर्ग घरों में रुकने की व्यवस्था को कहा जाता है, तो कर्नाटक में। तो हमें पता होना चाहिए पहली चीज़ तो कर्नाटक कहाँ पर है, गोवा कहाँ पर है। गोवा में हेरिटेज होम्स कहते हैं, कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग कहते हैं। इसके बाद हम अब आगे अगला जो हमारा मानचित्र है इसको देखेंगे बहुत ध्यान से। इस मानचित्र में आपको विभिन्न देशों में नगरीय जनसंख्या के आकार का मापदंड दर्शाया गया है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम बात करें कि हर जगह या क्षेत्र विशेष का एक नगरीय आकार होता है। भाई नगरीय आकार कैसा, कि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोई क्षेत्र विशेष नगर कब कहलाएगा, जब वहाँ पर जनसंख्या का जो आकार है वो लगभग कितना होगा, 5,000 व्यक्ति, ठीक है। भाई जहाँ पर लगभग 5,000 व्यक्ति जनसंख्या हो, ठीक है। उसके अलावा इसी प्रकार से जो प्रत्येक देश है वहाँ पर भी जो नगरीय जनसंख्या का आकार का मापदंड है वो क्या क्या है। भाई जैसे भारत में 5,000 व्यक्ति, जो वहाँ जहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र नगर कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कई जो देश है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का एक अलग अलग आकार है। आपको इन सभी देशों को भी बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सभी देश, इनमें से कोई सा भी देश आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र में, तो आपको इन सभी देशों की स्थिति भी देखनी है कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो जैसे भारत में नगरीय जनसंख्या का आकार है 5,000, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो कनाडा है यहाँ नगरीय जनसंख्या का आकार है 1,000 व्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार से आइसलैंड में है 300 व्यक्ति, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क में है 250 व्यक्ति। इसी प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो है 2,500 व्यक्ति, पुर्तगाल में है 2,000, वेनेजुएला में 1,000, कोलंबिया में 1,500, अर्जेंटीना में 2,000, थाईलैंड में आपके 2,500 और जापान में है 30,000 व्यक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विभिन्न देशों में नगरीय जनसंख्या के आकार का मापदंड क्या क्या है। भाई जहाँ पर जैसे भारत में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भारत 5,000 व्यक्ति जहाँ पर है वो जगह नगरीय जनसंख्या वाली कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है, लंदन। हमें पता होना चाहिए कि प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है, लंदन। लंदन कहाँ पर है, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ग्रेट ब्रिटेन में, ये जगह है लंदन, ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है, ग्रेट ब्रिटेन में लंदन कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया था ये है डेनमार्क, यहाँ पर ये है आपका स्वीडन, ये है इधर आपका फिनलैंड, ये जो आपको ग्रीनलैंड के पास में दिखाई दे रहा है ये है आइसलैंड, यहाँ पर आपका कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर कोलंबिया है, ये इधर आपको दर्शा रखा है ये है वेनेजुएला, यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है, ये जो जगह है ये है जापान, यहाँ पर जो आपका एक देश है वो है थाईलैंड, ठीक है। और ये हमारा भारत, और यहाँ पर है पुर्तगाल। तो इस प्रकार से ये जितने भी देश हैं इन सब की देशों की स्थिति आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखो अब अपना अगले मानचित्र पे चलते हैं। अगले मानचित्र में हम इसमें देखते हैं प्रशासनिक नगर। भाई प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़ है प्रशासनिक नगर वो नगर होंगे जहाँ पर प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, ठीक है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क
जहाँ पर ज़्यादा होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जहाँ पर होंगे ज़्यादातर, प्रशासनिक कार्य जहाँ होंगे वहाँ पे, वो सभी नगर प्रशासनिक नगरों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र विशेष की जो राजधानी है, भाई किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र विशेष की राजधानी, ये सभी प्रशासनिक नगर की श्रेणी में आ जाती है। जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ देश, कुछ क्षेत्र दर्शा रखे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको ध्यान भी रखने चाहिए। कि जैसे चेन्नई है, ये कहाँ पर आ रहा है आपका, इधर तमिलनाडु, भारत तमिलनाडु में आ रहा है। यहाँ पर चंडीगढ़ और इधर पास में इधर दिल्ली है, ठीक है। यहाँ चीन में इधर यहाँ पर बीजिंग है, चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इधर है कैनबरा, ठीक है। यहाँ पे ये इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, जिसको हम नवीन पुष्प भी कह सकते हैं आदिस अबाबा को। यहाँ पर है ये ब्राज़ील, इधर है आपका बोलिविया। यहाँ पर है ये वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, जो यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ये है अल्बेनी, ठीक है, जो आपकी आती है न्यूयॉर्क में। यहाँ पर एक जगह शेफील्ड, लंदन में आता है, इधर आपका है शेफील्ड। यहाँ पर इधर विक्टोरिया, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी जगह हैं, ये सभी जगह आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है। ये सभी प्रशासनिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। हमें पता होना चाहिए विक्टोरिया, वॉशिंगटन डीसी, शेफील्ड, लंदन, दिल्ली, चंडीगढ़, बीजिंग, चेन्नई, कैनबरा, आदिस अबाबा, ब्राज़ील, बोलिविया, ये सभी की स्थिति कहाँ पर है, और ये सभी है प्रशासनिक नगर। इसके बाद जब हम अपना अगला नगर देखेंगे, वो है व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। भाई व्यापारिक और व्यावसायिक नगरों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? भाई इसमें आपका आ जाएगा सेंट लुइस, ठीक है, मैनचेस्टर ब्रिटेन में आता है, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, बगदाद, लाहौर, आगरा, ठीक है। भाई ये सारी जगह आपको देखनी है। आगरा हमारा जैसे यूपी में आया, लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है, बगदाद इराक में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम ये आपका यूरोप महाद्वीप में, मैनचेस्टर आपका ग्रेट ब्रिटेन में, सेंट लुइस, ये सारी जगह हमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी है और इन सभी की स्थिति बहुत अच्छे से देखनी है। तो ये सभी नगर किस में आ जाते हैं? व्यापारिक और व्यावसायिक नगरों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान से देखने। उसके बाद हम आगे जो अगले हमारा है वो है सांस्कृतिक और धार्मिक नगर। भाई धार्मिक और सांस्कृतिक नगर जैसे जेरूसलम, मक्का, बनारस, जगन्नाथपुरी, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? सांस्कृतिक नगरों की श्रेणी में या धार्मिक नगरों की श्रेणी में। जितने भी हमारे धार्मिक पर्यटक स्थल है, भाई धर्म से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है, जितनी भी चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई है, वो सभी धार्मिक नगर है। और धार्मिक नगर हमें उन सब की स्थिति देखनी है। आपको देखना है जेरूसलम कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मक्का कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब की तरफ, ठीक है, बनारस कहाँ है, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है। तो ये सभी आपको स्थिति देखनी है। भाई जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर आता है, उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी, बनारस यूपी की तरफ आता है, ठीक है। तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद में अगला हमारा, इसमें हम देखते हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे इस विश्व के मानचित्र को, और इसमें मैंने कुछ लाइन भी लिखी हुई है कि भाई इटली में उस बस्ती को नगरी कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, जबकि भारत में यह मापदंड कितना है? 75% है। भाई हम सभी को पता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत में नगरीय जनसंख्या का आकार है 5000 व्यक्ति, ठीक है। भाई ऐसी क्षेत्र विशेष जहाँ पर 5000 व्यक्ति है तो वो क्षेत्र नगर है, ठीक है, यही है। इसी प्रकार से इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जहाँ पर जो अधिकांशतः जनसंख्या, मतलब 50%, कितने प्रतिशत? 50% के लगभग जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है, जो कि कृषि कार्य में संलग्न नहीं है। मतलब कि कोई भी दूसरा कार्य कर लेगा, जैसे कोई उद्योग खोल लेगा, कोई इंडस्ट्री खोल लेगा, ठीक है, कोई सेवा क्षेत्र में चल जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई दूसरा कार्य कर लेगा, लेकिन कृषि कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो 50%
जनसंख्या कोई दूसरे कार्य में संलग्न है तो वो क्षेत्र इटली में क्या कहलाता है, नगर। ठीक है, जबकि भारत में हमारा ये मापदंड कितना है, 75% है। भाई हमें पता है कि भारत की 75% पॉपुलेशन, 75% जनसंख्या कृषक है, किसान है। ठीक है, अधिकांशतः भारत में जो मोस्टली जनसंख्या है वो कौन सा कार्य करती है, कृषि कार्य करती है। तो ये रेशो जो भारत में 75% है वही इटली में कितना है, 50%। तो आपको इनको बहुत अच्छे से ही देखना है कि इटली जो जगह है वो कहाँ पर आ रही है। मैंने यहाँ पे इटली कहाँ मेंशन कर रखा है, एक लंबवत रूप में एक जगह है, ये है आपकी इटली। ठीक है, यहाँ पर है भारत। तो आपको इनकी स्थिति बहुत अच्छे से देखनी है। अगला हमारा जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र। मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र दिखाया छोटा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें एक आपकी जगह है आदिस अबाबा। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, प्रशासनिक नगरों के अंदर आदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह इथोपिया। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ एक जगह दिखाई दे रही है आपको, काहिरा। ठीक है, ये उत्तरी अफ्रीका के अंदर एक जगह आती है, काहिरा। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में एक जगह आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जोहान्सबर्ग। भाई उत्तरी अफ्रीका में क्या देखा हमने, काहिरा, और दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग। तो हमें पहले तो काहिरा और जोहान्सबर्ग की स्थिति को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, काहिरा और जोहान्सबर्ग कहाँ पर है। अब इस काहिरा और जोहान्सबर्ग के बीच में जो एक जगह है इथोपिया की राजधानी, वो कौन सी है, आदिस अबाबा। और इस आदिस अबाबा में एक अंतिम स्टेशन जो है वो कौन सा है, जिबूती। जिबूती अंतिम स्टेशन है, जो आदिस अबाबा रेलवे मार्ग का अंतिम स्टेशन है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि आदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है जिबूती। और यहाँ पर एक हवाई अड्डा आता है जिसको हम कहते हैं बोले हवाई अड्डा। बोले हवाई अड्डा भी कहाँ पर आता है आपका, आदिस अबाबा में। आदिस अबाबा किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है। काहिरा बिल्कुल उत्तरी अफ्रीका में, काहिरा आपको दिखाई दिया। ठीक है, अभी हमने दिखाया। दक्षिणी अफ्रीका में आपको दिखाई दिया जोहान्सबर्ग। और काहिरा और जोहान्सबर्ग के बीच में मध्य में है आदिस अबाबा, जो इथोपिया की राजधानी है, जिसका अंतिम स्टेशन जिबूती, और यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, बोले हवाई अड्डा। इसके बाद में जो अगला हमारा मानचित्र है वो है कुछ प्रमुख सन नगर। प्रमुख सन नगर की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि सन नगर या नगर माल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो पैट्रिक गिडीज ने किया, और उन्होंने ये सर्वप्रथम प्रयोग सन 1915 में किया। सन 1915 में पैट्रिक गिडीज ने सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, और जो प्रमुख सन नगर है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एक है शिकागो, मैंने आपको दिखाया था, मिशिगन झील के बिल्कुल दक्षिण में एक जगह है शिकागो। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, टोक्यो जो आता है जापान में। ठीक है, जापान में आपका यहाँ टोक्यो आता है, या ग्रेट ब्रिटेन में लंदन और मैनचेस्टर है, और यहाँ पर आपका मिशिगन के दक्षिण में शिकागो। ये कुछ प्रमुख सन नगर है जो आपको ध्यान से देखना है कि प्रमुख सन नगर कौन कौन से हैं। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं आगे, प्रमुख सन नगर के बाद में विश्व नगरी या मेगालोपोलिस या विशाल नगर। भाई सन नगर से भी बड़ा एक जो नगर है वो कहलाता है मेगालोपोलिस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विशाल नगर या विश्व नगरी। अब मेगालोपोलिस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किन्होंने किया था, जीन गॉटमैन ने। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने सन 1957 में किया था। हमें ध्यान होना चाहिए कि सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने किया, जबकि मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया। और कब किया, 1957 में। अब जो मेगालोपोलिस, अगर हम विश्व में मेगालोपोलिस की बात करें तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई मेगालोपोलिस का अगर हम एग्जांपल दें
तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसमें आपको देखना है यहाँ पर एक जगह आती है वॉशिंगटन। भाई वॉशिंगटन डीसी अलग है और वॉशिंगटन अलग है, आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वॉशिंगटन यहाँ पर आपकी है और यहाँ पर एक जगह है बोस्टन। तो बोस्टन और वॉशिंगटन के बीच में जो ये आपको देश दिखाई दे रहा है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका मेगालोपोलिस का एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। जैसे कि सन नगर के हमने सारे क्षेत्र एग्जाम्पल देखे थे, इसी प्रकार से मेगालोपोलिस का एग्जाम्पल हम संयुक्त राज्य अमेरिका को लेंगे। अब हम इसमें अपना अगला जो मानचित्र है वो देखते हैं मेगा सिटी। भाई मेगा सिटी क्या होती है? अब मेगा सिटी और बड़ी हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा नगर, नगर के बाद हमने सन नगर, सन नगर के बाद हमने पढ़ा विश्व नगरी या मेगालोपोलिस, और मेगालोपोलिस के बाद में हम देखते हैं मेगा सिटी। भाई आकार के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई सबसे छोटा होता है नगर, ठीक है। नगर के बाद होता है आपका महानगर या मेट्रो सिटी, महानगर या मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी महानगर, इनके बाद में आपके आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके सन नगर, फिर मिलियन सिटी, फिर विश्व नगरी और फिर है मेगा सिटी। मेगा सिटी की अगर हम बात करें तो मेगा सिटी में सबसे पहले जिसको श्रेय प्राप्त हुआ मेगा सिटी का, सबसे पहले जिसे मेगा सिटी का श्रेय प्राप्त हुआ है वो जगह है न्यूयॉर्क, ठीक है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर आती है ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ जो एक जगह है ये है आपकी न्यूयॉर्क। भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक जगह आती है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क सबसे पहले यहाँ पर 1950 में मेगा सिटी का श्रेय प्राप्त किया न्यूयॉर्क ने, और ये एक प्रकार की मेगा सिटी है। मेगा सिटी मतलब एक प्रकार का शहर है न्यूयॉर्क, और ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसकी स्थिति आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और 1950 में सबसे पहले श्रेय प्राप्त किया है। इसके बाद हम इसमें अगले मानचित्र में कुछ विश्व के मेगा सिटी के बारे में देखते हैं। विश्व के मेगा सिटी, इन सब की स्थिति आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी और समझनी है। भाई विश्व के मेगा सिटी बहुत अच्छे से देखने हैं, जैसे लॉस एंजल्स कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैक्सिको सिटी है आपका मैक्सिको में। ये यहाँ पर आपका साओ पाओलो और रियो डी जेनेरो आ रहा है आपका ब्राज़ील में। यहाँ पे लीमा और ब्यूनस आयर्स इधर आपका आ रहा है अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। ये जगह आपकी लागोस अफ्रीका में आ रही है, आपकी लागोस, यहाँ पर आपको जगह दिख रही है लागोस, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पेरिस जो फ्रांस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पेरिस फ्रांस में आ रहा है। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है लंदन जो ग्रेट ब्रिटेन में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके एक शहर आ रहा है मॉस्को जो रूस की राजधानी है। यहाँ पर आपको दो जगह दिख रही है टोक्यो और ओसाका जो जापान में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये शंघाई और बीजिंग जो चीन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है ढाका जो आपकी आ रही है बांग्लादेश की राजधानी। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है कराची, ठीक है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इधर की तरफ आपको एक छोटी सी इधर जगह दिख रही है वो है कराची। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है जकार्ता जो इंडोनेशिया में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है मनीला जो फिलीपींस में आ रही है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है वो विश्व के मेगा सिटी में शामिल है। भाई विश्व के मेगा सिटी की अगर हम बात करें तो इन सभी विश्व के मेगा सिटी की जो स्थिति है ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि कौन सा शहर कौन से जगह पर आ रहा है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कोई सी भी मेगा सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा मानचित्र है वो है भारत की मेगा सिटी। अब हम अगर भारत की मेगा सिटी की बात करें तो भारत में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और बेंगलुरु, ठीक है। भाई हम इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये जो आपको एक जगह दिख रही है हरियाणा के पास में ये है आपकी दिल्ली। दिल्ली भारत की मेगा सिटी में शामिल है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य, और पश्चिम बंगाल में जो आपकी जगह आ रही है वो है कोलकाता, ठीक है।
इसके बाद में आप यहाँ दक्षिण भारत के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अंदर एक जगह दिख रही है आपको ये मुंबई, ठीक है। उसके बाद ये कर्नाटक है, कर्नाटक में आपको दिखाई दे रहा है बेंगलुरु। ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आपको दिखाई दे रहा है चेन्नई। तो ये आपके भारत के मेगा सिटी में शामिल है। तो विश्व के मेगा सिटी की स्थिति आपको अच्छे से ध्यान से दिखाई दी, ठीक है। भारत के मेगा सिटी की स्थिति आपको ध्यान से दिखाई दी। अगर भारत के मेगा सिटी की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु भारत के मेगा सिटी। इसके बाद हम इसमें जो हमारा अगला मानचित्र है उसको हम देखें तो आपको ध्यान रखना है कि सेवा सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले शहर या जगह कौन कौन सी है। भाई भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र या जगह हैं जो सेवा सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं। भाई सेवा सेक्टर क्या होता है, जितनी भी लोग अपनी सेवाएं देते हैं, इसमें दो चीज़ें शामिल होती है, एक तो उत्पादन और दूसरा है विनिमय। तो जितनी भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके बदले उनको कुछ पारिश्रमिक मिल रहा है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का लेन देन का कार्य जो हो रहा है या आदान प्रदान हो रहा है, वो सभी एक प्रकार के सेवा सेक्टर में शामिल है। जैसे कि हम बात करें, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, ठीक है। इसके अलावा आपके व्यापार से संबंधित आप देख सकते हैं, व्यापार है, वाणिज्य है, बैंकिंग की सुविधा है, बीमा की सुविधा है, संचार के साधन है, परिवहन के साधन में लगे हुए जितने भी लोग हैं वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, सेवा सेक्टर में आ जाएंगे। और सेवा सेक्टर में जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले जो शहर हैं उनकी श्रेणी में शामिल है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। आपसे पूछा जा सकता है कि सेवा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाले भारत के कौन कौन से शहर हैं, तो हमें पता होना चाहिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। अगला मानचित्र हम देखते हैं, इसके अंदर गृह निर्माण सामग्री से रिलेटेड कुछ क्षेत्र विशेष है जहाँ पर गृह निर्माण के लिए जो सामग्री ली जाती है उसमें कुछ क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं ये हमें देखने हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये है आपका उत्तरी भाग, ध्रुवीय क्षेत्र। और ध्रुवीय क्षेत्र में हमें बहुत अच्छे से मालूम है एस्किमो जनजाति रहती है, ठीक है। और ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। पूरा क्षेत्र जो वो हिम से आच्छादित रहता है, हिमखंड से आच्छादित रहता है। तो वहाँ पर जो रहने वाली जनजाति है एस्किमो जनजाति, वो हिमखंड से अपना घर बनाते हैं, ठीक है। और हिमखंड से जो घर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी पत्थर, चूने पत्थर की ईंटें होती है, मिट्टी की ईंटें होती है, उसी प्रकार से इनकी जो ईंटें होती है वो हिम, बर्फ़ से बनी हुई होती है। और वो उनकी माध्यम से जो अपने घर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अफ्रीका के सवाना प्रदेश, ये जो क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, अफ्रीका के सवाना में रहने वाले लोग हैं, ये कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं, ठीक है। भाई जितनी भी कच्ची ईंटें होती हैं उनके मकान सवाना प्रदेश में रहने वाले लोग बनाते हैं। इसी प्रकार से जो चीन के लोयस क्षेत्र है, भाई लोयस क्षेत्र कहाँ पर होता है, जो पवन, जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र या पवन द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वो लोयस क्षेत्र कहलाता है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कंदराएँ, या हम कह सकते हैं इनको गुफा, कंदरा या गुफा देखने को मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका कहलाएगा चीन का लोयस क्षेत्र यहाँ पर। और यहाँ पे जो क्षेत्र विशेष है, जो जगह है, उसको हम जो है वो क्या कहलाएंगी, कंदरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे एस्किमो जनजाति रहती है और वो इग्लू बनाती है। अफ्रीका का सवाना प्रदेश कौन सा है, ये कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं। चीन का लोयस क्षेत्र कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई लोयस क्षेत्र कहाँ पर आता है, आपसे पूछा जा सकता है लोयस क्षेत्र कहाँ पर है, तो चीन में। सवाना प्रदेश कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है। हिम से आच्छादित क्षेत्र कहाँ पर है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा एक अंतिम मानचित्र हम देखेंगे भारत का, जिसमें सरकार द्वारा बसाई गई कुछ नियोजित बस्तियां हैं, ठीक है।
तो इस नियोजित बस्तियों के अंदर एक नहर आती है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। ये आपका भारत में आता है, ठीक है। भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर, ये व्यास नदी है और ये है सतलज नदी। भाई सतलज नदी यहाँ मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, और यहाँ निकल के ये आगे जाके सिंधु में मिल जाती है। इसी प्रकार से यहाँ हिमाचल प्रदेश व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है जो आगे जाके सतलज में मिल जाती है, ठीक है। तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर कौन से स्थान पे? हरिके बैराज नामक स्थान से। भाई सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। ये इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है वो पंजाब, हरियाणा, भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्रों को काफ़ी सुविधा या जलीय सुविधा पहुंचा रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको आसानी से पानी की जो पूर्ति है वो हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर कई बस्तियाँ बस चुकी है। सरकार द्वारा भी कई प्रकार की यहाँ पर योजनाएं चलाई गई हैं और सरकार द्वारा भी यहाँ पे कई नियोजित तरीके से बस्तियाँ बसाई जा रही है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई भारत में जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है वो कहाँ पर है, किन नदियों के संगम पर है, कहाँ से निकाली गई है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम और आगे क्लासेस में करेंगे। अभी आपको बस इतना बताया गया है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस जगह पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने अपने जितने भी लास्ट अपने 4-5 वीडियो तैयार किए वो सभी जो हमारे वीडियो हैं वो सभी मानचित्र से संबंधित है, मैप से रिलेटेड है। तो इन सभी मानचित्रों से आपको जितनी भी जो विश्व से संबंधित मानचित्र से रिलेटेड कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। मुझे विश्वास है कि इन सभी मानचित्रों के माध्यम से आप अपने सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये भी मालूम चलेगा कि हमें मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से स्टडी या पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो और आसान हो जाए। तो आप जितना ज़्यादा मानचित्र को लेते हुए, मानचित्र का उपयोग करते हुए भूगोल में अध्ययन करेंगे या भूगोल को पढ़ेंगे, भूगोल की स्टडी करेंगे, तो आपको हर चीज़, हर अध्ययन सामग्री को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सभी मानचित्रों के जितने भी वीडियो हमने लास्ट बनाए हैं और आज जो ये वीडियो है, इन सभी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और विश्व के संबंधित और भारत के भी जो कुछ वीडियो है इसमें उनको बहुत अच्छे से समझें और उन्हें समझकर आप अपना उत्तर बहुत ध्यान से दें। उन सभी जगहों की जो स्थिति है उनको बहुत ध्यान से याद करें। आगे हम इसी प्रकार से अगले जो भारत से संबंधित नक्शे हैं, भारत के जो मानचित्र है वो लेकर आएंगे जल्द ही। तो अभी आप इस सभी विश्व के मानचित्र को बहुत अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से ध्यान से पढ़ें। आगे हम अगली क्लास में जल्द ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट।